अस्सलाम वालेकुम। मुझे तमसील कहते हैं। दिल आज मेरा बड़ा था कि मैं गाड़ी से बाहर बैठ के रोड साइड पे या कहीं पे बैठ के ये कार व्लॉग बनाऊं अपना, लेकिन हल्की हल्की अब बूंदाबांदी है, बारिश हो रही है। मैं एक ऐसी एरिया में आया हुआ हूँ जहाँ पे वाकई आज भी मौसम ठंडा है और हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। तो मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं हो रहा कि मैं बाहर बैठ के व्लॉग बनाऊं या कार व्लॉग बनाऊं। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने कई बातें की थी और कुछ बातों को मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ भी देता हूँ। आज भी हम स्टेप बाई स्टेप जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को टच डाउन करेंगे और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर करूंगा। मैं अपनी तमाम वीडियोस में जो नीचे कमेंट सेक्शन है वो हमेशा ओपन रखता हूँ, ताकि किसी को कोई भी बात करनी हो, अपना ओपिनियन देना हो, एतराज़ करना हो, कोई भी इजहार करना हो तो वो कर सकें। ठीक है जी। पहली बात जो आज के कार व्लॉग में मैं करने वाला हूँ वो है रिलेटेड टू कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट जो है वो किसको दिया गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मुझे भी पता लगी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर लूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ों के बारे में हमारे मिथ्स भी होते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशंस भी हमारे पास ठीक नहीं होती। जिन साहब को पाकिस्तान का पहला ऑफिशियल पासपोर्ट मिला, या यूं कहिए कि मैं शायद गलत नहीं होऊंगा ये कहने में कि वो पहले वो शख्स थे जिनको पाकिस्तान की सिटीजनशिप दी गई थी। यहाँ पे शायद मैं करेक्ट नहीं हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन एक बात तो बिल्कुल 100% श्योर है कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनको पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट इशू किया गया। ये बेसिकली ही वॉज नॉट मुस्लिम, बुनियादी तौर पर वो ज्यू थे, ऑस्ट्रियन हंगेरियन ज्यू थे, और इनका नाम था लियोपोल्डो वेस। इन्होंने, इनके बारे में कहा जाता है 1930s में इनकी मुलाकात अल्लामा इकबाल से भी हुई, और उसके बाद जो दो कौमी नज़रिया था, एलिज्ड भी है उसमें, बहुत सी बहस और भी आ जाती हैं। बाद दो कौमी नज़रिया, अल्लामा इकबाल का जो ख्वाब था, ये जो भी चीज़ें थी, या जो पाकिस्तान के लिए जो कॉन्सेप्ट था, उससे बड़े इम्प्रेस हुए और इन्होंने पाकिस्तान के लिए लॉबिंग भी की, बड़ा काम भी किया, और ये जो पार्टीशन थी पाकिस्तान के बनने के लिए, इनकी खिदमात के सिले में इनको पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट दिया गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होगा कि क्या वाकई वो जियो को हमने पासपोर्ट दिया? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो लियोपोल्डो वेस हैं, इन्होंने बाद में पाकिस्तान बनने से कुछ अर्सा पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया था, और इनका नाम जो है वो मोहम्मद असद था। तो मोहम्मद असद के नाम पर पाकिस्तान ने अपना पहला पासपोर्ट जो उसका इजरा किया, इनको सिटीजनशिप दी गई, और उसके बाद ये ट्रैवल करके पाकिस्तान आए थे। 1992 में गालिबन इनका इंतकाल हुआ था, और ये तकरीबन कोई 92 साल जो है वो जिंदा रहे थे। दूसरी अहम चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है जनाब आजकल PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। मैं सिर्फ, मुझे एविएशंस का शौक़ है, मैं एविएशन इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ कोई नहीं है, लेकिन मुझे एविएशंस की जो इंजीनियरिंग है या जो एयरक्राफ्ट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स इंजीनियरिंग जो है, इससे बड़ा लगाव है। तो मैं पढ़ता रहता हूँ, इसके बारे में जानकारियाँ जानता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, फ्लीट्स वगैरह, इन चीज़ों में थोड़ा सा लगाव रखता हूँ। PIA की निजकारी के हवाले से हमारे यहाँ दो कॉन्सेप्ट्स हैं या दो बातें की जाती हैं। मौजूदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही और उनके साथ जो बहुत सी पार्टीज उनको सपोर्ट कर रही हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, और जो हमारी बाबूकरेसी है, वो ये समझते हैं कि PIA को बेच देना चाहिए, क्योंकि जो सालाना तकरीबन 300 से 400 अरब रुपए का जो खसारा है वो उनको लगता है कि ये मैनेजेबल नहीं है और ये मज़ीद बढ़ता चला जाएगा, तो बेहतर ये है कि इसको बेच दिया जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, जिन पर ये इल्ज़ाम भी लगता है कि चूँकि वो सियासी भर्तियाँ बहुत ज़्यादा कराते हैं, मैं दोबारा ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उन पर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो सियासी भर्तियाँ करते हैं, और ये कहा जाता है कि PIA में भी बहुत ज़्यादा भर्तियाँ की गई हैं और इसकी फिर प्रोपोर्शंस भी दिखाई जाती हैं। मैं उन डिटेल्स में नहीं जा रहा, मैं मोटी मोटी बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। डिटेल्स में जाके मेरा नहीं ख्याल कि उसका कोई हासिल जमा होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहरहाल ये कहती है कि नहीं, आप PIA को मत बेचें, बल्कि इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ले जाएं या इसको रीस्ट्रक्चर करें। इससे पहले भी 2013 से 2018 के बीच में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी,
तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे तो एक कोशिश की गई, श्रीलंका की एयरलंका से 2 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट स्पेशली लिए गए A330 और उनको एक प्रीमियम PIA प्रीमियम के नाम से उनको लॉन्च किया गया, लेकिन वो एक गलत स्ट्रैटेजी थी मेरे नज़दीक। PIA का मसला क्या है? PIA का मसला ये है, अगर आप उसको देखें तो जो सबसे बड़ा इशू है PIA का वो ये है कि हमने टाइमली फ्लीट अरेंज नहीं किया। देखें, आप PIA की डोमेस्टिक फ्लाइट में ट्रैवल करें या आप इंटरनेशनल जो गल्फ की तरफ जाती हैं उसमें किसी भी जहाज़ में आप ट्रैवल करें, आपको सीट नहीं मिलती। इसका मतलब है कि पैसेंजर्स PIA के पास हैं। ऐसा नहीं है कि लोग PIA में सफ़र करना पसंद नहीं करते, वो जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। इशू क्या आ रहा है कि PIA ने एक्टिवली जो जहाज़ इंडक्ट किए लास्ट वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट बड़े 777, वो 2001-2002 में हुए थे। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 2001-2002 में जो जहाज़ आए उनको ऑर्डर कब किया गया होगा। उनके बाद PIA ने कोई बड़ा जहाज़ नहीं ख़रीदा, बल्कि छोटे मोटे लीज करा के या इधर उधर से लेते रहे। तो फ्लीट एक सबसे बड़ा फैक्टर है PIA के पास, जिसकी वजह से PIA जो है वो अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो रही। आज भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि PIA के पास पर एयरक्राफ्ट जो मैन पावर है वो दुनिया की किसी भी एयरलाइन से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये फिगर ठीक है, लेकिन उसके साथ एक और फिगर भी आप खुद चेक कीजिएगा। किसी भी एयरलाइन के साथ PIA के स्टाफ का अगर आप उनके सैलरीज और पर्क्स को जमा करेंगे तो वो दुनिया में किसी भी एयरलाइन के मुकाबले में इंतहाई कम है। यूँ समझ लीजिए कि अगर किसी दूसरी एयरलाइन के 50 बंदों का जो बजट है, हमारे यहाँ वो 350 बंदों का उतना बजट है, उस 350 बंदा उतना पैसा ले रहा है। वर्कमैन, मैन पावर, सब कुछ हमारे पास है, एयरक्राफ्ट्स नहीं है। सोने पे सुहागा ये हुआ कि लास्ट गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर साहब थे उन्होंने एक ऐसा वेग स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से PIA पर यूरोपियन और जो इंग्लैंड के रूट्स थे वो बंद कर दिए गए। एक ऐसा इल्ज़ाम जो आपने सिर्फ सियासी बुनियाद पर लगाया, उसका खमियाजा लड़कती हुई एयरलाइन ने ऐसे भुगता कि वो मज़ीद नीचे गिर गई। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी था कि हम पे बहुत अरसा पहले जो है वो रूट्स बंद कर दिए गए थे, और वो रूट्स हमारी सेफ्टी की वजह से, जो मैंने बात कही कि हमारे एयरक्राफ्ट इतने पुराने हो गए हैं, और ये जो लॉन्ग हॉल जितनी भी फ़्लाइट्स हैं उन पर आप छोटे PIA के पास मोस्टली जो है वो एयरबस 320s हैं। तो एयरबस 320s जो है वो लॉन्ग हॉल फ़्लाइट्स जो हैं वो नहीं कर सकती, गल्फ़ तक जा सकते हैं, ओमान, बहरीन, कतर, UAE, आप चाइना जा सकते हैं उन जहाज़ों पे, सेंट्रल एशिया जा सकते हैं, आप नीचे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, सऊदी अरेबिया, ये रूट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको यूरोप में जाना है और अगर आपको अमेरिका और वो मार्केट्स टच करनी है तो फिर आपके लिए एयरक्राफ्ट जो है वो काफ़ी नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको स्टडी करें तो आज भी अगर PIA किसी तरीके से अपने लिए नए एयरक्राफ्ट्स की लीज बेसिस पे भी इंडक्शन करवा लेती है तो यकीनन PIA जो है ये 300-400 अरब का खसारा है, इसमें से बासानी निकल सकती है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रूट्स आपके हाथों से छिन गए, एक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में कोड शेयरिंग का जो मुआहदा हुआ था टर्किश एयरलाइन के साथ, उससे भी हमें नुकसान हुआ है। PIA को उससे भी बाहर आना होगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस वक्त जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो शायद किसी फोरम के ऊपर लोग करें। देखें, हम लोग कोई लेमैन कोई बात करता है तो उसको इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं दी जाती कि भाई तुम्हें क्या पता, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हर वक्त जो सीट पर बैठा हुआ बंदा है वही हर वक्त हर मसले का हल निकाल सके। ब्रेन्स आर ऑलवेज देयर और उनको इस्तेमाल करना कोई मज़ायका तो नहीं है। जो लोग सऊदी अरब रहते हैं या जो सऊदी अरब जाते हैं उन्होंने देखा होगा कि नई जो वहाँ पे बादशाह आए हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनका ये विज़न है कि जो सऊदी अरब आने वाले हैं ज़ायरीन हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए और उनके ऊपर कोई कदगन न लगाई जाए। पहले जैसे कदगन लगा दी जाती थी कि जी साल में इतने महीनों में उम्रा होगा, इतने लोग जा सकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं जा सकेंगे, वो ओपन कर दिया गया है।
تو اب پوری دنیا سے زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سعودی عربیہ جاتی ہے. اچھا, اس تعداد میں ایک سب سے زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ فار ایسٹ ایشیا کے کنٹریز کی ہے, جس میں ملیشیا, جس میں انڈونیشیا, سنگاپور ایون. تو یہ وہ ممالک ہیں کہ جہاں سے لوگ بہت بڑی تعداد میں, بلکہ سعودی عربین سٹیٹس کے مطابق جو سب سے بڑی تعداد عمرہ اور حج کے لیے جاتی ہے وہ انڈونیشیا سے جاتی ہے, اس کے بعد ملیشیا سے جاتے ہیں. اب یہ تمام لوگ جو ہیں ان کے پاس ڈائریکٹ فلائٹ جو ہیں وہ 1-2 ایئر لائنس ہیں. باقی یہ تمام لوگ جو ہیں وہ مڈ ہب فلائٹس لے کر جاتے ہیں, جس میں سب سے بڑی ٹریفک اس وقت عمان ایئر اٹھا رہا ہے اور باقی ایئر لائنس بھی گلف کی اٹھا رہی ہیں. پاکستان کے پاس یہ بہت بڑا چانس ہے کیونکہ ہم ایک ایسی سینٹرل زون میں بیٹھے ہیں کہ پی آئی اے ملیشیا کے لیے فلائٹس ابھی بھی چلا رہی ہے, پی آئی اے انڈونیشیا کے لیے فلائٹ چلا سکتی ہے. اگر وہی ٹریفک آپ اٹھا کے ہبنگ ہی کرنی ہے اور وایا کراچی اور وایا اسلام آباد آپ ان کو کنیکٹ کریں سعودی عربیہ کے ساتھ, تو ایک بہت بڑا چنک جو ہے وہ پی آئی اے آسانی سے اٹھا سکتی ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ جو باتیں ہم سوچ رہے ہیں, جو ہمیں آ رہی ہیں, یہی باتیں جو ہے وہ باقی لوگوں کو بھی آئیں گی اور وہ بھی سمجھتے ہوں گے اور ان کو بھی پتا ہوگا. تھوڑا سا ویل کی ضرورت ہے, انیشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک بہت بڑی چیز جو ہمارے ہاں اور بھی پھیل گئی ہے کہ کیوں آخر سسٹم کام نہیں کرنا چاہتا. سسٹم کام اب زیادہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ سسٹم میں موجود لوگ جو ہیں وہ گھبراہٹ کا شکار ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی آصف علی زرداری صاحب بھی یہ بات کرتے تھے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نیب کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ نہیں چل سکتی. تو یہ بات سچ ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بابو گریسی میں بھی اور جگہوں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ کوئی فیصلہ کرنے سے گھبراتے ہیں کہ بھائی میں ایک اچھی نیت سے کوئی کام کروں گا, اس میں پلس مائنس آ سکتے ہیں, اپس ڈاؤنز آ سکتے ہیں, تو یہ نہ ہو کہ وہی اچھی نیت سے کیا ہوا کام میرے گلے کی ہڈی نہ بن جائے. تو کوئی بندہ یا کوئی بھی سیکشن جو ہے وہ انیشیٹو لینے سے گھبراتا ہے. بہرحال یہ تو سوچ کی تبدیلی کے لیے ضروری ہے, ہم کیسے اس کو کر سکتے ہیں یہ ایک بڑا فیکٹر ہے. لاسٹ میں جو بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ 2022 میں ڈی آئی خان میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اور 3 مدرسے کی بچیاں جو تھیں انہوں نے اپنی معلمہ کو, جو ٹیچر تھیں, ان کو اپنے مدرسے کے گیٹ کے باہر جو ہے وہ پکڑ کے ذبح کر دیا تھا, مار دیا تھا. اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا اور جو معلمہ تھیں ان کے چچا کو رپورٹ گئی مدرسے سے. انہوں نے جب آ کے دیکھا آلریڈی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, انہوں نے پرچہ کٹوایا, سب کو معلوم تھا کہ کس نے کیا ہے. اب ان میں سے 2 جو ایکیوزڈ تھیں ان کو سزائے موت سنا دی گئی ہے اور ایک جو ان میں سے تھیں ان کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے. اب یہ سزائیں ہو گئی ہیں, بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, لیکن اس کے پیچھے یہ جو سوچ چل رہی ہے بڑی خطرناک ہے. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ جب ان ایکیوز سے پوچھا گیا کہ یہ انہوں نے کیوں کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خواب آیا تھا اور اس میں ہمیں یہ بشارت ہوئی تھی کہ اگر ہم اس معلمہ کو قتل کر دیں گے تو ہمیں جنت ملے گی. اچھا, اس طرح کے بہت سے ایونٹس ہمارے ملک میں ہوتے رہتے ہیں. بھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ لاہور اچرا میں ایک خاتون جس نے ایک لباس پہنا ہوا تھا جس کے اوپر صرف عربی رسم الخط تھا, مطلب اس کے اوپر کوئی خدا نہ خاصہ قرآنی آیات نہیں لکھی ہوئی تھی, صرف عربی رسم الخط تھا. تو اس عربی رسم الخط کے اوپر جو ہے وہ ایک واویلا کھڑا ہو گیا, وہ ایک شور مچ گیا اور لوگ اس خاتون کی جان لینے کے درپے ہو گئے, تھینکس ٹو دا پیپل اینڈ دا پولیس, جنہوں نے ٹائملی ارینج کر کے مینج کر کے اس خاتون کو وہاں سے بازیاب کرایا اور اس کے بعد جو ایکیوز تھے ان کو گرفتار بھی کیا گیا, ان پہ مقدمہ بھی درج کیا گیا. اب یہ مذہب کا نام استعمال کر کے, اب وہ جو ڈریس ہے آپ کسی بھی گلف کنٹری میں, سعودی عربیہ میں ایون آپ ویب سائٹس پہ چلیں, یہ لباس وہاں پہ اوپن ہی موجود ہے, قرآن کی آیت نہیں لکھی ہوئی, حروف ہیں. یہ وہ ایک لطیفہ بھی تھا کہ وہ ایک ہمارے خان صاحب جو تھے وہ سعودی عربیہ چلے گئے اور ان سے وہ کسی نے نسوار کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کوئی نسوار دکھایا عربی جو ہے وہ, اس کو غصہ ہو گیا, عربی میں کچھ کہا تو وہ حیران ہوا کہ واللہ مجھ کو تو یہ نہیں تھا پتا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. تو ہم مذہب کو ہم نے بہت سینسٹیو بنا دیا ہے اور اپنے مذموم مقاصد کے لیے کبھی کبھی ہم اس کو استعمال بھی کرتے ہیں. اچھا, اس میں ایک بہت بڑی لمبی بحث ہے, میں اس پر ضرور کسی دن بحث کروں گا اور اس کے پوائنٹ ڈسکس کروں گا کہ کیوں ہم خواہ میں چیزوں کو جو ہے وہ مذہب کا نام استعمال کر کے غلط طرف لے کے جاتے ہیں. دیکھیں, ہمارے ہاں جب ٹیلی ویژن آیا تو ہماری جو
मैं उनको सो कॉल्ड कहूँगा, सो कॉल्ड हमारे जो मुल्ला हजरात हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो बड़े बड़े फतवे देने शुरू कर दिया और इसको हराम 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 कह दिया। तकरीबन 40 साल इसको हराम कहते रहे। आज आप यूट्यूब खोलें तो माशाल्लाह से जितने हमारे बारिश हैं, चाहे वो मुफ्ती हैं, चाहे वो मौलवी हैं, चाहे जो भी हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल खोले हुए हैं और हर तरह के टॉपिक के लिए अपनी तस्वीर के साथ मौजूद होते हैं। तो भाई अब उनको ही उनसे पूछे वो 40 साल पहले वाली हराम चीज अब कैसे हलाल हो गई, और अगर अभी आपके लिए हलाल हो गया, आप उसकी ताबीर झड़ रहे हैं, तो जो 40 साल का जो आपने गैप दिया उसको कवर अप कौन करेगा? देखिए ना, कोई चीज आपके सामने आई तो आप उसका तोड़ उसी वक्त करें। 40 ईयर्स आपने गुजार दिए, जो दूसरा कंटेंट था वो लोगों के जहनों में आ गया, उनकी लोगों की जिंदगियां बदल दी, तो आप 40 साल बाद जो है आप उस सोच को बदलना भी चाहते हैं और पिछली बातों को कवर करके अपनी चीज़ों का प्रचार भी करना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल जनाब, मज़हब का जो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं और अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, इसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा न खास्ता ये एक ऐसी आग है जो अगर लग गई तो उसमें ना मैं बचूंगा ना आप बचेंगे, कोई भी नहीं बचेगा। कोई शख्स भी, कोई मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा हो, वो किसी भी तरह की गुस्ताखी का सोच भी नहीं सकता। लेकिन बात बात पे हम भी किसी के ऊपर गुस्ताखी का लेबल जो है वो अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते। और उसके लिए पहले सबसे पहले हम अपने गिरेबान में तो देखें ना भाई कि हम क्या हैं, हम कितने पानी में हैं, क्या हम दूसरे को इस तरह से झंझोड़ सकते हैं? वो एक पुराना नगमा इस हवाले से मुझे याद आ रहा है। वो कहते हैं कि इस पापन को आज सजा देंगे हम मिलकर सारे, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। तो अगर हम ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कर लेना तो चीज़ों को शायद हम वो कर भी लें। और दूसरा, ये यूट्यूब के ऊपर हर बात सच नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि अगर बारिश बंदा टोपी पहन के और इमामा पहन के आपको सिर्फ जो बातें बताए वो बिल्कुल सच 100% सच हो, ज़रूरी नहीं है। आपके पास कुरान भी है, सब कुछ है, खुद भी पढ़ लिया करें, समझ लिया करें। बहरहाल इस बहस में मैं इस टाइम पर नहीं जा रहा, लेकिन ये जो DI खान के इंसिडेंट में इसलिए आपको बता रहा था कि ये आग है और इससे बचें। अपने बच्चों को भी देखेंगे कहीं वो एक्सट्रीमिज्म की सोच की तरफ तो नहीं जा रहे कि जिसमें वो सिर्फ अपने आप को सही समझना शुरू कर दें और दूसरे को गलत समझना शुरू कर दें, या वो जन्नत और दोज़ख के फैसले इंसान अगर खुद से करना शुरू हो गया तो भाई साहब फिर तो रह गई ये दुनिया। बहरहाल मुझे पता है बहुत सी बातें आपको मेरी अच्छी नहीं लगी होंगी, लेकिन फिर भी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।